कैसे हैं सब? So, shall we wait for 1 or 2 minutes for other students to have joined the class? अभी और स्टूडेंट्स को ज्वाइन होने देते हैं क्लास को, ओके? तब तक आपको प्रीवियस सेशन में जो पढ़ा है वो पता है आपको? कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका? डू यू हैव नो आइडिया? So, hello students, welcome to the classes. I am glad to have you all here today. Please keep your videos on for a better learning experience and feel free to raise hand or use the chat forum in case of any doubt throughout the session. Yes, Garima, good evening. Good evening to all of you students. Am I audible to all of you? आपको सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, 5 students have joined the class. Arpandeep, Chavi, Amit, Garima. I request Good you. evening, sir. Good evening. I requested you, all of you, please turn your camera on. Yes, Amit, good evening. Any idea about today's session? All of you, किसी को आइडिया है कुछ आज किसके बारे में सेशन? Yes, Arnadeep, yes, so speak. Important questions, yes, छवि. That's a today session. अगर मैं बात करूं तो इस जो अपन सेशन में जो अपन ने ह्यूमन आई जो चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ आई पढ़ा है, ह्यूमन आई पढ़ा है, ठीक है, डिफेक्ट पढ़े हैं आपने, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, जो पूरा चैप्टर पढ़ा है उसका एक बार ब्रीफली रिवीजन करेंगे अपन इसमें, ठीक है. जो भी आपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रीवियस क्लासेज में पढ़े, प्रीवियस सेशन में पढ़े, उन सबका एक बार देखेंगे, एक बार इंपॉर्टेंट को डिस्कस करेंगे, ओके. So more students have joining the class. Let them in. Yes. So students, so start today our session. Okay, I hope my screen is visible to all of you. Okay. Yes. So what is our today journey? You can see that. Yes. That's a human eye. Just a second. Yes. आज अपन we will discuss about some previous topic. देखो ह्यूमन आई के बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिस्पर्सन के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जो चारों टॉपिक है अपन ने इसके बारे में प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. तो एक बार ब्रीफली रैपिडली अपन इन चारों को टॉपिक को देखेंगे, इनके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इनसे जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो सब क्वेश्चन को एक एक कर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है. हाँ पीयूष, आई एम फाइन. यस, आई रिक्वेस्टेड यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज टर्न योर कैमरा ऑन. सभी अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, ओके. यस. तो देखो इसमें ज्यादा वो आपका रहेगा, आपका जो आपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड इसमें रहेगा. इसमें न्यू कुछ ऐसा नहीं है जो आप पहले नहीं पढ़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी आपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा उसके बारे में इसमें, ठीक है. यस, सो वी विल डिस्कस द फर्स्ट. My screen visible to all of you now? Okay. That's on the first screen that parts of human eye. We will discuss in very detail. That's cornea. Okay. Cornea, what is it? Protects the inner eye. Most of the refraction in the eye happens in the cornea. मैंने बताया था ना आपको, जो मोस्टली रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया में हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया थी इसकी जो साइज होती है वो कैसी होती है, कॉन्वेक्स जैसी, ठीक है. पीपल को मैंने क्या बोला था, आई विंडो, मतलब जैसे लाइट जिसमें एंटर करती है वो इसमें से होके एंटर करती है. जैसे देखो ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई. तो अगर मुझसे पूछ लिया कि आई विंडो मतलब
लाइट एंटर कहां से करे, पीपल से। और आइरिस क्या होता था, जो इसको पीपल की साइज को कंट्रोल करता था। जो पीपल की साइज है आपकी वो बड़ी और इंक्रीज और डिक्रीज होती थी। इसका एग्जांपल मैंने आपको थिएटर में बताया था। आप थिएटर में जाते हो, एकदम अंधेरे में जाते हो तो पीपल की साइज इंक्रीज हो जाती है। और फिर जस्ट आप थिएटर से अगर आप उजाले में आते हो, सनलाइट में आते हो, तो उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। ये इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होती है, जिससे एक रेगुलेट अमाउंट में लाइट आपकी उसमें एंटर कर सके। ठीक है। आई लेंस, ये आपके अंदर का आई के अंदर लेंस होता है, कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है। ये आपका लेंस रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है। जो इनकमिंग लाइट आती है उसको रिफ्रैक्शन करके जो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होता है, रेटिना पर होता है। यही बताया था ना। ठीक है। सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स क्या होते हैं, जैसे अभी आप पढ़ेंगे, पढ़ा भी था मैंने, जो फोकल लेंथ है उसको चेंज करने का काम कौन करता है, सिलेरी मसल्स। ठीक है। किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, अपन प्रीवियस क्लास में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यस। रेटिना, रेटिना क्या होती है, जिस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, एक स्क्रीन मान सकते हैं इसको। तो इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना, कंसिस्ट ऑफ रोड एंड कॉन्स। जो जैसे देखो रोड्स किसके लिए होती है, लो लाइट के लिए। अगर किसी के पास रोड सेल्स ज्यादा है तो वो कम लाइट में भी अच्छा देख सकता है, जैसे कि उल्लू। और कॉन सेंस, अगर किसी के पास कॉन सेंस ज्यादा है तो वो अच्छा कलर, कलर में ज्यादा डिफरेंशिएट, जैसे कि ईगल वगैरह करता है। ठीक है। ऑप्टिकल नर्व्स क्या होती है, जो आपके ये देखो ये वाली होती है, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, इमेज की इंफॉर्मेशन, वो ऑप्टिकल नर्व ब्रेन ब्रेन तक ले जाती है। ठीक है। ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को ले जाती है। गॉट इट दिस पॉइंट। ये सारे पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। हाँ, अगर किसी का कोई मिस रह गया होगा प्रीवियस सेशन में तो वो यहां पर भी अपना नोट कर सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इन ब्राइट लाइट द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द पीपल टू अलाउ लेस लाइट टू इंटर द आई। इन डिम लाइट द आइरिस एक्सपेंड्स द पीपल टू अलाउ मोर लाइट इंटर द आई। समझ में आया। दैट्स रीजन क्या है, द पीपल ऑफ एन आई एक्ट्स लाइक ए वेरिएबल अपर्चर whose size can be viewed with the help of iris. Anyone? Students, please try to solve it. आप सभी इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। यस, निमिष आंसर इज बी, पूरा आंसर इज ऑल्सो बी। स्टूडेंट्स, मोर स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप में से और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार। यस, अर्पणदीप और अदिति, नितिश, गौरव, मोस्ट ऑफ द आंसर बी। सो यस, राइट आंसर स्टूडेंट्स इज, राइट आंसर क्या होगा इसका, भूपेंद्र सिंह मेहरा बी। अदिति ने सिर्फ ए दिया है अभी तक, बाकी सारे बी दे रहे हैं। ओके, तो लेट्स चेक द आंसर। पहला स्टेटमेंट क्या है, क्या ब्राइट लाइट में आइरिस कंट्रोल्स द पीपल टू अलाउ लेस। बिल्कुल सही है। अगर ब्राइट लाइट होगी, मतलब जैसे सूरज वगैरह में ब्राइटनेस होगी, तो क्या वो लेस लाइट जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। और डिम लाइट होगी तो एक्सपेंड कर देती है किसको, पीपल की साइज को, जिससे लाइट एंटर कर सके। ये तो बिल्कुल बात सही है। सेकंड पढ़ते हैं, द पीपल ऑफ एन आई एक्स लाइक ए वेरिएबल अपर्चर। ये भी सही है, क्योंकि जो साइज है उसकी वो कभी छोटी कभी बड़ी, साइज बड़ी छोटी हो जाती है, वेरिएबल होती है उसकी। ठीक है। हुज साइड हेल्प ऑफ आइरिस, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर रहेगा आपका ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। अब आप देखेंगे कैसे, देखो, ये पीपल की कंट्रोल, आइरिस कंट्रोल करता है ना पीपल की साइज को, स्मॉलर कब, जब ब्राइट में जाएंगे, और लार्जर कब, जैसे थिएटर वगैरह में गए तो। ठीक है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द आई दैट लाइट रे क्रॉस इन रीचिंग द रेटिना। मतलब यहां पर आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है और लाइट रेज यहां से आती है, तो लाइट रेज यहां से लेके और यहां तक जाती है, तो ये कौन सा पाथ फॉलो करती है। आपको फिगर से भी समझ में आ जाएगा इसका आंसर तो। हाँ, छवि, तानेश, अर्पणदीप, निमिष, चारों के आंसर डी हैं। अदिति का भी डी आंसर है। लाइट यहां से लेके यहां तक गई तो कौन सा पाथ उसने चूज किया, निषाद, गरिमा, गुंजन सैनी, मोस्ट ऑफ द आंसर डी। बिल्कुल स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा डी,
अगर आपको एज ए ट्रिक याद करनी है तो इसकी ट्रिक याद कर सकते हैं CAPL, कपाल या कपाल जो भी आप कर सकते हैं, ट्रिक इसकी CAPL है। बाकी आप देखोगे तो ये क्या चीज है ऊपर, कॉर्निया, कॉर्निया। ये जो आपका ब्लू ब्लू कलर है क्या, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। देन ये पीपल, ब्लैक ब्लैक सी, और ये क्या है आपका लेंस। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, ये जो आपका वो कॉर्निया, ये एक्वस ह्यूमर, ये पीपल, और ये पूरा आपका वाइट वाइट स्केलर लेंस। ठीक है, तो आपका आंसर ये रहेगा। अब ये एक अच्छी टर्म है, पावर ऑफ अकॉर्डिनेशन। ठीक है, ये आप नोट, स्टूडेंट्स आप सबने नोट कर रखा है प्रीवियस सेशन में। किसी स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक दोबारा नोट करने की रिक्वायरमेंट हो, अगर उसको नोट करना हो तो मुझे चैट फॉरम में बता दे, बिकॉज वी हैव, अपन ने सारे जो चैप्टर हैं, ये पूरा चैप्टर अपन रिवाइज कर रहे हो, तो मैंने नोट तो प्रीवियस सेशन में आप कर चुके हैं, और पोर्टल पर एक PDF भी है। ठीक है, इस चैप्टर की इसकी थ्योरी की भी PDF है, क्वेश्चंस की भी PDF है पोर्टल पर, और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं। तो पावर ऑफ अकॉर्डिनेशन क्या है कि जो आपकी फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे अभी आपको डिफरेंट स्टेज पे करोगे तो भी आपकी इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर हो जाती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, वो पढ़ाऊंगा आगे भी। हाँ, द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज अचीव्ड बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द आई लेंस बाय सिलेरी मसल्स की हेल्प से होता है ये। ठीक है, हाँ, और अगर लेंस थिकर है तो क्या होगा, स्मॉलर फोकल लेंथ, और लेंस थिनर तो लार्जर फोकल लेंथ। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार अब देख लेते हैं अपन। देखो, जैसे ये एक लेंस है और एक लेंस ये है, तो आपको पता है इसकी फोकल लेंथ में स्मॉल एफ की बात करूं तो बहुत ज्यादा होगी, तो इसकी पावर कम, इसकी फोकल लेंथ बहुत कम होती, पावर ज्यादा। तो ये कौन सा लेंस होता है, थिक, और ये कौन सा लेंस होता है, थिन। तो थिन लेंस की पावर तो कम, फोकल लेंथ ज्यादा, थिक लेंस की पावर ज्यादा, फोकल लेंथ कम। और जो थिक लेंस होता है वो नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए चाहिए होता है, मतलब पावर ज्यादा नियर ऑब्जेक्ट, और ये फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिख रहा है, लेस लेंस इज थिकर, मतलब थिकर। देखो थिकर के लिए मैंने क्या बताया था, पावर फोकल लेंथ कम, तो देखो फोकल लेंथ स्मॉलर, इसमें ग्रेटर। अब एक क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसको देखिए, नॉर्मल आई इज नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। पता है ना आपको, मैंने नियर पॉइंट और फार पॉइंट पढ़ाए थे प्रीवियस सेशंस में। नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, मतलब एक लिमिट होती है किसकी, इसको कम करने की। तो 25 सेंटीमीटर से अगर कम आएंगे अपन, तो फिर अपन नहीं देख पाते, स्ट्रेन पड़ता आइज पर। यस, अपरदीप ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। अदिति डी, कुछ स्टूडेंट ने सही दिए लेकिन दोनों के आंसर मिलाने पड़ेंगे, मल्टीपल चॉइस आंसर है। देखो आई थिंक बी एंड डी, दैट्स राइट छवि, दैट्स गुड। तानिश ए एंड डी, देखते हैं अभी। हाँ, देखो अगर आपको 25 सेंटीमीटर से नहीं देख पा रहे हैं, पीयूष बी एंड डी, वैभव बी एंड डी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव राइट आंसर। देखो 25 सेंटीमीटर से नहीं देख पा रहे, क्यों, क्या फोकल लेंथ 50, अरे फोकल लेंथ की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि इसमें पावर वगैरह की नहीं हो रही बात। लेंस इज 25, लेंस भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो रही है। कैन नॉट रिड्यूस द लेंस, फोकल लेंथ इज बियॉन्ड, ये बिल्कुल सही है, मतलब फोकल लेंथ को अपन रिड्यूस कर सकते हैं। फोकल लेंथ को रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, थिक, और पावर को इंक्रीज करेंगे, एक तो ये सही है, और ये बोल रहा है कि एक लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं। दोनों आंसर सही है, बी और डी। ठीक है, ये देखो बी और डी। अब देखते हैं नियर पॉइंट और फार पॉइंट। एनी आइडिया किसी स्टूडेंट को नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या है, कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा, एनीवन, व्हाट इज नियर पॉइंट और व्हाट इज फार पॉइंट। Sir, यस, sir, near point is the point in which we can see most clearly at nearest. यस, नियरेस्ट पॉसिबल इन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो Yes, sir. नियर पॉइंट में क्या होता है, जो अपना हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, जैसे अपन नॉर्मल है, जिसके स्पेक्स वगैरह नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है,
वो एक मिनिमम डिस्टेंस तक देख सकता है, अब 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। नॉर्मल है हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बता रहा हूं। अगर 25 से तुम पास लेके आओगे, जैसे सपोज दैट ये आपका 25, कैमरे में देखो ये 25 है, अगर मैं इस 25 से और पास लेके आऊंगा तो दिख तो जाएगी इसकी इमेज, लेकिन आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा। तो विदाउट स्ट्रेन एक मिनिमम डिस्टेंस दैट इज नियर पॉइंट। और फार पॉइंट इन्फिनिटी क्यों होता है? क्योंकि देखो अपन आकाश इसका स्टार को भी देख पाते हैं, ठीक है, तो वो तो बहुत दूर है ना। तो फार, और फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब वो वाला इन्फिनिटी नहीं होता। फिजिक्स में जब बहुत ऑब्जेक्ट एक लिमिट से दूर होता है तो उसको ही अपन इन्फिनिटी मान लेते हैं। मैंने उसमें आपको केसेस में बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पे बनती है, ठीक है। हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स, अपन बात करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट्स के बारे में जो अपन ने प्रीवियस सेशन में पढ़े थे, देखो इसको देखो, ये क्या हो रहा है, ये आपका मैं मानता हूं फार, और ये आपका है नियर। हाँ, फार और नियर है ना, तो नॉर्मल है ये। इसमें देखो फार का बिल्कुल सही नहीं दिख रहा, इसमें नियर का सही नहीं दिख रहा। तो जब फार मतलब दूर का नहीं दिखता तो उसको क्या होता है? मायोपिया। और पास का हाइपरमेट्रोपिक हाइपरमेट्रोपिया। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद करने की। जो मायोपिया होता है वो यंग एज में होता है, जैसे मेरे अबाउट 25, 25, 30, 35 ऐसे। और जो हाइपरमेट्रोपिया है वो मोस्टली ओल्ड एज में होता है, जैसे आपके दादाजी वगैरह बुजुर्ग होते हैं, उनको क्या अखबार न्यूज़पेपर पढ़ने में, बुक्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पास रखकर पढ़ते हैं ना। तो ये एक आप ऐसे जनरल वे में बता रहा हूं मैं कि जो मायोपिया होता है वो यंग एज वालों को होता है, जैसे कि मुझे या फिर अपन 25, 30, 35, 40 तक। और जो हाइपरमेट्रोपिया है वो ओल्ड एज वालों को होता है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा मायोपिया में अपने को दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, हाइपरमेट्रोपिया में पास का। एक बार अपन मास्टर ट्यूटर की हेल्प से समझते हैं इसको। Is also called nearsightedness. It basically means, or a person with myopia can see things that are close by very clearly, but cannot see things that are far off. They can see it, but it will appear very blurred. Or basically, you can say that that person's far point has come closer. Sometimes it's only a distance of a few meters. Now, why does this happen? So, what happens when a person with a myopic eye tries to look at something very far off? So, let's look at their eye. So, let's say the rays are coming from extremely far off. So, let's say they're from infinity, which means the rays will be parallel. And when they reach the lens and the lens converges the rays, what happens is the lens or the rays are converged in such a manner that the image is formed in front of the retina. Okay? And because of this, because the sharp image is not on the retina but in the front of the retina, what ends up falling on the retina is a blurred image. And therefore, this person views or perceives a blurred image of what's really far away. That's it. This is why we have myopia. Now, what is the cause for this or the reason for this? It can be a number of reasons. Simple reasons like maybe the eyeball is too large, or maybe the ciliary muscles are not compressing the lens properly, or the lens itself is too rigid, so on and so forth. It can be a multitude of reasons, but this is what really happens. Now, how do you correct this issue? What do you have to do to make sure a focused image is formed on the retina? Well, if you look at it, the rays are getting too converged, right? They are forming in front of the retina. So if we introduce something that diverges these rays a little, then the rays can probably get converged on the retina, right? What if you introduce a diverging lens, basically a biconcave lens in front of the eye? Then these rays get diverged a little, and now it becomes a lot easier for the eye lens to converge the rays onto the retina, right? And yes, that's what we use. So generally, people with myopia, the spectacles that they wear, they will be diverging.
देखो मायोपिक आई में क्या हो रहा है, देखो इधर देखो, ये मैंने क्या बताया था आपको, किस में होता है ये, हाँ जो यंग एज में होते हैं, और मेरे को ऑब्जेक्ट आपका दूर कर दे। अब देखो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि मायोपिक पे और हाइपरमेट्रोपिया में, अभी बताओ पावर किसके पास ज्यादा होती है, ठीक है, यंग एज में, मतलब अगर अपन नॉर्मल ऐसे बात करें यंग एज में, या फिर जो ओल्ड एज में होते हैं, यंग एज वाले में होती है ना, तो इसमें अपने पास क्या रहेगी, जो पावर है वो ज्यादा रहेगी, मतलब मोर पावर रहेगी। अब इसकी प्रॉब्लम यही है कि यंग में पावर मोर है, तो मोर पावर है तो इसको पावर को कम करना पड़ेगा, तो इसमें अपोजिट लेंस यूज करते हैं। तो पावर किसकी है, कॉन्वेक्स का अपोजिट होता है कॉनकेव। पहले तो इसमें एक बात ये ट्रिक से याद हो जाएगी आपको कि इसमें पावर कम करने के लिए अपोजिट यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका कॉन्वेक्स होता है, तो कॉनकेव यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी पावर ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसकी लॉन्गर आई बॉल है और थिकर आई, थिक का बताया था ना, थिक, थिक आई लेंस है, मतलब फोकल लेंथ बहुत कम है, लेंस बहुत थिक है, फोकल लेंथ कम है, तो पावर ज्यादा है। तो इसके लिए अपन इसको क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस, वो क्या करेगा, इस लाइट रेज को और फैला देगा। पावर इतनी ज्यादा है कि बेंडिंग होनी चाहिए थी इसकी रेटिना पर, लेकिन उन्होंने पहले ही कर दी, तो हमको इसकी पावर कम करनी पड़ेगी जिससे एक्चुअल में ये बेंडिंग रेटिना पर कर सकते। ये होती है आपकी डाइवर्ज लेंस, डाइवर्ज करे जिससे ये थोड़ा दूर कन्वर्ज करे। तो मायोपिक में आपको कैसे याद रहेगा, कॉनकेव यूज करना है, पावर ज्यादा है पावर कम करनी है, और अगर किस चीज को रिड्यूस करना है कम करना है तो उसका अपोजिट यूज करते हैं। और आई लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का अपोजिट कॉनकेव। सबको समझ में आया ये। सेकंड है आपका हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है आपका पास का नहीं दिखता है, मतलब ओल्ड एज में तो वही शॉर्टर आई बॉल और थिनर, मतलब पावर बहुत कम है, फोकल लेंथ तो बहुत ज्यादा है, थिन पतला है, पावर बहुत कम है। तो अब, और आपको पता है जो ओल्ड लोग होते हैं उनको हमेशा क्या जरूरत पड़ती है, सपोर्ट की। अब मुझे ये बताओ आई में लेंस कौन सा है आपका, ये वाला कॉन्वेक्स, और इसको सपोर्ट कौन करेगा, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें अगर ये डिफेक्ट होगा तो लेंस कौन से यूज करेंगे अपन, कॉन्वेक्स। तो ये याद हो जाएगा आराम से, हाइपरमेट्रोपिक आई मतलब ओल्ड एज, ओल्ड वाले लोग, वृद्ध लोग, और उनको सपोर्ट की जरूरत है, और आई में लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स का सपोर्ट क्या करेगा, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ये क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है जो, और इसमें देखो बहुत दूर में जा, इतनी देर में हो रही है, क्या मतलब फिर इतनी दूर जाके रेज हो रही है, तो इसको यहां पर ये कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है एक, इसको देखते हैं। नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन हाइपरमेट्रोपिया, देखो स्टूडेंट्स ये वाले सवाल कराए थे, मैंने आपको बताया था आपको डिफेक्ट देखना है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब पास का, तो यू की वैल्यू होनी तो कितनी चाहिए थी, अगर इसके रोग नहीं होता तो -25, क्योंकि उसमें कितनी होती है, 50, सॉरी इन्फिनिटी, और बी की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन होती है, कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। पावर अब क्या पूछ, आप क्या निकालेंगे, एफ, फिर एफ से क्या निकालेंगे, पी, ये सवाल है आपका। ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स को, बहुत इजी क्वेश्चन है। निमिष, पूरब और अदिति ने सॉल्व किया है। अब देखो ये जो 1D 2D और 1D ये डायप्टर है ना, ये तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन अब कभी एग्जाम में सिर्फ लेंस पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए हाइपरमेट्रोपिया मतलब ओल्ड एज लोग, और ओल्ड लोगों को क्या चाहिए, सपोर्ट, सपोर्ट मतलब सेम चीज। आई में लेंस कैसे होता है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को सपोर्ट कौन देगा, कॉन्वेक्स। तो फिर अपन क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स, तो फिर आप कॉन्वेक्स देखोगे तो देखो इसमें भी कॉन्वेक्स है और इसमें भी कॉन्वेक्स, मतलब आंसर तो इन दोनों में से होगा। अब लेकिन ये निकालना पड़ेगा, तो ये अपन लेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो देखो ये वाला फॉर्मूला 1/b माइनस, ठीक है, तो 1/b, बी की वैल्यू कितनी है, -50, माइनस 1/u की वैल्यू -25, इक्वल टू 1/f। अब सॉल्व करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, -1/50 प्लस 1/25 इक्वल टू 1/f। आप -5
प्लस 2 1/f, फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/50। ठीक है, ये आ गया। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। लेकिन अब पावर निकालते हैं तो पावर 1/f है, तो P बराबर 1/50, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100, तो 2, और यूनिट क्या होती है डायप्टर D। तो आंसर इसलिए ये हो गया। अब बताइए, एक बार दोबारा देख लीजिए सारे स्टूडेंट्स। देखो अब देखते हैं, आई थिंक सम ऑफ स्टूडेंट्स हैव आंसर। तानिश, अर्पणदीप, गौरव, अदिति, निमिष, पूरब, इन सबके आंसर सही हैं, बी आंसर है। समझ में आया कैसे? हाइपरमेट्रोपिया है तो u की वैल्यू -25, b की वैल्यू -50। आपने लेंस फॉर्मूला लगाया यहाँ 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/-50, और फिर आपने इसको सॉल्व किया फर्दर। यहाँ पर सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे मीटर में, फिर यहाँ पर आपने सॉल्व किया तो इसको 2 डायप्टर आ गया। डायप्टर क्या है? यूनिट ऑफ पावर, और हमेशा उसके लिए क्या लेते हैं? मीटर फोकल की। अब देखिए एक मिसकंसेप्शन का है आपका, ये है कि कॉर्निया रेस्पॉन्सिबल है इमेज को फोकस करने के लिए। ये गलत है, मिसकंसेप्शन है। क्यों? कॉर्निया है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, कॉर्निया 2/3 फोकसिंग द पावर, लेकिन मेन काम तो कौन करता है? जो लेंस, कॉन्वेक्स लेंस अंदर होता है। ठीक है, सेव टू द फोकस लाइट ऑन, जो रेटिना पर इंफॉर्मेशन बनती है वो मेन काम ये करता है। मानता हूं कॉर्निया पर रिफ्रैक्शन, मोस्टली रिफ्रैक्शन कॉर्निया पर होता है। किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। यस, देखो डाउट की बात की, डाउट बोर्ड, यस। जो भी अब तक पढ़ाया है वो प्रीवियस सेशन में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये सेशन में आपका जो प्रीवियस सेशन पढ़ाया गया उसका एक ब्रीफली रिवीजन चल रहा है। किसी स्टूडेंट्स ने कोई क्लास मिस की होगी तो उसको सम, ठीक है, हाँ, नो डाउट, वेरी गुड भाविका जय, नो डाउट, वेरी गुड स्टूडेंट्स, यस। तो देखो एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब अपन रिफ्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म के द्वारा, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए गए हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। देखो प्रिज्म होता क्या है? एक सरफेस इसमें होता है ग्लास का। तो देखो इसमें क्या होता है, आपकी 3 सरफेस, एक ये होगी रेक्टेंगुलर, ये बेस, एक ट्रायंगुलर की आपको ये दिख रही है, और एक जस्ट पीछे होती है। तो प्रिज्म क्या, जैसे रेड लेजर से व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है, फिर इसका रिफ्रैक्शन होता है, तो ये नॉर्मल इधर जाती है और फिर इधर जाती है। तो इसमें सबसे पहले अपन सीखेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? एंगल बिटवीन द 2 फेसेज ऑफ ए प्रिज्म इन विच लाइट एंटर्स और एग्जिट। मतलब लाइट जिस सरफेस से फेस से एंटर करती है और जिस सरफेस से एग्जिट करती है, उन 2 फेस के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ इमरजेंस कौन सा? ये वाला। मतलब जब लाइट सेकंड फेज से आपकी एग्जिट होती है तो जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है वो एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द, देखो ये लाइट रे को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, लाइट रे इस प्रिज्म के कारण ऐसे चली गई। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे ऐसे ही जाती, कोई दिक्कत नहीं होती, सीधे चली जाती। लेकिन प्रिज्म की वजह से लाइट को फाइनली जाना कैसे पड़ा? ऐसे। तो इतने एंगल पे लाइट डेविएट हो गई, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको डी से डिनोट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जितना ज्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, उतना ज्यादा डेविएशन होता है। ठीक है, ये आपका प्रिज्म को दूर होता है, इसमें इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम वेयर डज द रेनबो गेट्स, आपको पता है मैंने प्रीवियस सेशन पढ़ाया था, रेनबो 7 कलर्स होते हैं, व्हाइट कलर्स होता है। व्हाइट कलर का जो सनलाइट की कलर्स है वो तो ड्रॉपलेट्स, जो आपकी बारिश की बूंदे होती हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, हाँ, वो आपके प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, एक बार मास्टर विद द हेल्प ऑफ मास्टर ट्यूटर वीडियो वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। Find a beam of white light
at the surface, like this. Well, we know that this beam is moving from air to glass, which means that it has to bend toward the normal, right? But also, you know, it's made up of its component colors, right? And each of these colors will bend at a different angle. So that's what happens. This white light splits up into its component colors and all of them bend at different angles. Then, this set of rays, when it reaches the other side, they're all traveling from glass to air, which means that they're going to bend away from the normal. So each of these rays will bend away from the normal, and finally we'll end up having a bunch of rays that look like this. So basically you can see that this prism is accentuating or amplifying the splitting effect, and this phenomenon is called dispersion of light. Now, this is also the reason why when you look through a prism at white light, you see the different colors. There's another important topic. Dispersion of light. Dispersion of white light. Students, इसमें we have used especially white color of light, because do you know what is the color of the sun? सन का कलर होता है आपका व्हाइट, ठीक है। तो देखो प्रिज्म में होता है आपके, इस पर व्हाइट लाइट गई तो इसका डिस्पर्सन होगा। डिस्पर्सन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट कलर्स इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो व्हाइट कलर है उनका एक पैटर्न बनता है, जैसे व्हाइट लाइट हुई, प्रिज्म से ऐसे 7 कलर निकलते हैं, इसको बोलते हैं विवग्योर, VIVGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एक पैटर्न है फिक्स, मतलब जैसे लाइट इसी कलर में दिखती है, ऊपर ऊपर रेड कलर दिखता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो ब्लू। अब इसमें पैटर्न में कुछ स्पेशलिटी होती है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको किसका? लैम्बडा, जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, आपको पता होगा, बताया था मैंने, हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो जो रेड कलर है ना, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और जो वॉयलेट कलर है इसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है। तो मैं ऐसे ये बोल सकता हूं, ऊपर ऊपर की कलर की लैम्बडा मैक्सिमम और नीचे नीचे लैम्बडा मिनिमम। तो मैक्सिमम से मिनिमम क्या होता है? ये रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, लैम्बडा मैक्सिमम, लैम्बडा मिनिमम। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो ये पैटर्न बनता है, तो ऊपर ऊपर का मैक्सिमम वेवलेंथ, नीचे की मिनिमम वेवलेंथ, इस वेवलेंथ का जस्ट अपोजिट होता है क्या? एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डेल्टा या कुछ भी, ठीक है वो। तो अगर मैं पूछूं रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, मैक्सिमम वेवलेंथ विच कलर हैव? रेड कलर। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर इज लीस्ट, सबसे कम डेविएट होता है। देखो ऊपर ही देख लो आप, सबसे ऊपर ऊपर है ये, और सबसे नीचे नीचे है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि वेवलेंथ किस कलर की मैक्सिमम होगी? ऊपर ऊपर वाले की, रेड की। आपको पता है जो रेड कलर के डेंजर कलर होते हैं, कहीं पर आपको ट्रैफिक लाइट में कोई स्टॉप्स यूज करना है, कोई हॉस्पिटल का कलर यूज करना है, कुछ भी यूज करना है, वो रेड कलर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होती है, बहुत दूर से कलर दिखाई दे सकता है, बहुत दूर से कलर। इसलिए ट्रेन में या कहीं पर भी अगर अपने को कोई चीज स्टॉप करनी है तो रेड कलर यूज करते हैं। ये आपका हुआ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन समझ में आ गया? 7 कलर में इसको वो कर दिया, ठीक है। अब ऐसी रेनबो में क्या हुआ था? रेनबो में जो वाटर की ड्रॉपलेट्स थी, बारिश की बूंद, इसको व्हाइट सनलाइट किया, तो इसके अलग अलग सरफेस पर इसमें फिनोमिना रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, ये 7 कलर में हो गई। फिर यहां पर देखो क्या हुआ? इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि जिस मीडियम से गई उसी में आ गई। और फिर यहां पे अपन देखेंगे तो आपको एक रेनबो का फॉर्मेशन होता है।
इंपॉर्टेंट है रेनबो में, आपको फिनोमिना याद होनी चाहिए। सबसे पहले व्हाइट लाइट, क्यों? क्योंकि आपको पता है जो रेनबो का फॉर्मेशन किस में होता है, पता है सबको। बारिश, जब बारिश भी आ रही होती है तो सनलाइट भी, तो सनलाइट में जब वो बारिश होती है ड्रॉपलेट्स को कर लेती है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कौन कौन से फिनोमिना, नंबर 1 पर ये, नंबर 2 पर और नंबर 3 पर। गॉट इट स्टूडेंट्स? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाइट लाइट से प्रिज्म के द्वारा कैसे होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म वगैरह, और ये रेनबो का फॉर्मेशन। हाँ, वी हैव, अपन ने ये भी डिस्कस किया था, फायर अपीयर डिसऑर्डेड क्यों होती है। मैंने बताया था आपको, जो फायर होती है, अगर ऊपर की एयर की बात करूं मैं, इसकी ये वाली एयर, तो ये क्या हो जाती है, हॉट, और गर्म होने से आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो पार्टिकल थोड़े दूर दूर चले जाएंगे। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज, पार्टिकल पास पास जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का, तो ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा डेंसर से रेयरर। तो फिर जो लाइट है वो मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली एयर क्या हो जाती है, हल्की, लाइट, रेयरर। द फिनोमिना हैपेंस ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द एयर अबव द फायर बिकम्स हॉट, हेंस इट हैज लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू कोल्ड एयर। बिल्कुल समझ में आया, क्योंकि अगर रेयरर डेंस मीडियम पहुंच जाएगी, गर्म हो जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ड्यू टू दिस लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली, और आपको पता है लाइट कहीं डेंसर कहीं रेयरर, तो लगातार इसका एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन होता रहेगा। इसलिए आपको इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भी था, होली का दहन होता है ना, उसमें जनरली, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें फ्लेम आती है, उसमें होता है ऐसा, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, टिंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो तारे टिमटिमाते हैं ना अपन के, वो ये किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखो, इसे लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, जो भी एटमॉस्फेयर की लेयर होती हैं, उन सब की डेंसिटी अलग अलग होती है, और पृथ्वी लगातार ये घूम भी रही है, तो इसके कारण क्या होता है, बार बार हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है, तो इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। तो लाइट आती है वो बेंड होके आती है, तो अपने को जो स्टार की अपीरेंट पोजीशन दिखती है, और ये ऐसा नहीं कि 1 मिनट के लिए, ये बार बार फ्लक्चुएट करती है, तो ऐसा लगता है तारे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो रही है। द डेंसिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म, वेरी गुड, यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसलिए कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होता है स्टार लाइट का, मतलब जो स्टार से लाइट आती है, क्योंकि आपको पता है स्टार्स के पास, स्टार्स हैव ऑन लाइट, उनके पास अपनी लाइट होती है। द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉजेज द अपीरेंट पोजीशन स्टार्स कंटिन्यूअसली, ठीक है। यस, बिकॉज ऑफ दिस टिंकलिंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि एटमॉस्फेयर की लेयर है और हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन, इसलिए इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट भी इसके कारण होता है, क्योंकि देखो जैसे अगर जैसे इसको अपन माने एक्चुअल सन को, तो ये भी वही लेयर की चेंज की वजह से यहां से फिर इसको एक्चुअल में, तो आपको पता है ये 2 मिनट तो अर्ली और 2 मिनट लेट, मतलब जैसे इसका टाइम है 6:02 का, इसका अर्ली का मतलब ये सनराइज का टाइम दिया है आपको, तो आपको जो सूरज है वो 6 बजे ही दिखने लग जाएगा, और ऐसे ही उधर 6:02 सनसेट का टाइम है, तो 6:04 तक, मतलब 4 मिनट आपको ज्यादा दिखता है सन। देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, देख पा रहे हैं अपन, क्यों डिक्रीज हो जाएगा, ऊपर ऊपर लाइट हवा होती जाती थी, ठीक है। हाँ, इस सनराइज के कारण वही हॉरिजन को क्रॉस करता है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण सनसेट पर भी सेम पोजीशन होती है। अप्रोक्सीमेट टाइम 2 मिनट्स का होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। अब देखो एक क्वेश्चन है यहां पर, स्टार्स अपीयर एज पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड twinkle but planets appear as disk and don't appear to think because planets। आंसर दीजिए स्टूडेंट्स इसका, आपके पास 3 ऑप्शन है। यस, आपको क्वेश्चन सबको अब अच्छे से दिख रहा है, हाँ इसका आंसर दीजिए सब। यस,
I requested you, all of you students, please answer it. Okay. We have get many answers. So most of the student answer V. Most of all of students answer B. प्लेनेट्स क्यों टिंकल नहीं करते? क्या उनके पास कोई लाइट नहीं है? दैट्स नॉट सफिशिएंट. क्लोजर टू द अर्थ, वेरी गुड. क्लोजर टू द अर्थ कैन नॉट रिफ्लेक्ट लाइट. तो आंसर रहेगा आपका बी. यस, तनिष, छवि, नितेश, भूपेंद्र सिंह मेहरा, अमित, पीयूष, गरिमा, हरिओम, तिथि, कुंजन सैनी, पूरा, भाविका. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर निमिष. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट द आंसर. जिन स्टूडेंट्स का राइट नहीं है वो समझ लीजिए ये बहुत पास है, इसलिए आपको इनकी इमेज क्लियर दिखती है. हाँ, ये आपका क्वेश्चन है, ब्लू स्काई क्यों दिखता है? हाउ डज आवर स्काई गेट्स इट्स ब्लू कलर? ब्लू कलर का क्यों दिखता है? तो इसके लिए मैंने आपको फिनोमेना बताई थी, स्कैटरिंग. वो एक बार अपन मास्टर ट्यूटर की हेल्प से समझते हैं. The sun gives off white light. It does not give off yellow light, does not give off red light, but it gives off white light. The next is that we know white light is made of colors, right? It has component colors, namely violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. And all these colors have different wavelengths. And we also know that the bluish side of the spectrum has a smaller wavelength as compared to the redder side. The next thing is that the Earth is covered or is surrounded by a transparent atmosphere of air molecules, air particles. Okay? Now, what happens when the sunlight touches or reaches these air molecules? A phenomenon called scattering. So basically, the bluish side of the spectrum, right? The blue colors in the spectrum get absorbed and re-emitted by the particles that make up the air or make up the atmosphere. This is because the size of the molecules or the size of the particles is such that only the blue color of the spectrum gets absorbed and re-emitted or scattered. So basically, let's say I have white light coming like this and I have a bunch of air molecules over here. What happens is that when this white light reaches these air molecules, all the blue color gets scattered off and the rest of the colors pass through. So for someone who's standing on Earth and looking up at the sky, what are they actually seeing? They are actually seeing the air molecules. Normally, the air molecules will be transparent, but because of this phenomenon, they are giving off blue light. All the blue light is bouncing off those air molecules and reaching this person. So therefore, these air molecules look blue to them. And that's why the sky looks blue. And if you look at the sun, all the blue light has been stripped off by these air molecules. And the rest of the colors are reaching you. So therefore, the sun looks yellowish. Piyush, you have answered that blue color have less wavelength. ठीक है? हाँ, तो violet और indigo अगर अपन पैटर्न देखेंगे, ऐसा होता है ना. तो आप बोल रहे हो ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, इससे कम तो वॉयलेट और इंडिगो की भी है ना. यस पीयूष. तो पीयूष आपका आंसर सही है, लेकिन आप बोल रहे हो ना ब्लू कलर की. हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन बॉय और मैंने आपको बताया भी था जो वॉयलेट और इंडिगो ब्लू, इन तीनों कलर में, इन तीनों क्या पूरे जितने भी कलर हैं, सबसे ज्यादा हमारी जो आईज को सेंसिटिव कलर होता है वो ब्लू कलर होता है. ठीक है, इसलिए स्कैटरिंग तो होती है, लेकिन अपने को ऑब्जर्वेशन सिर्फ ब्लू कलर की होती है, इसलिए आपको जो स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है. ठीक है, स्कैटरिंग बताई थी. देखो स्कैटरिंग और डिस्पर्सन में क्या फर्क बताया था. डिस्पर्सन एक डिसिप्लिन में होता है. डिस्पर्सन डिसिप्लिन में कैसे एक पैटर्न बनता है वेव ग्योर का डिस्पर्सन में. ठीक है, लेकिन उसमें नहीं होता है, उसमें कहीं पर वॉयलेट हो जाती है, कहीं पर इंडिगो, कहीं पर ब्लू. स्कैटरिंग में कोई पैटर्न नहीं होता है, इसलिए. ठीक है, इसका एग्जांपल भी बताया था मैंने आपको. जैसे स्कूल में अगर प्रेयर होती है,
प्रिंसिपल सर होते हैं तो बच्चे को लाइन से भेजते हैं, तो एक डिस्पर्सन, और जब छुट्टी होती है तो बच्चे घर पर एकदम कोई कैसे भग रहा है कोई कैसे भग रहा है, उसको स्कैटरिंग। ये मैंने आपको एग्जांपल से याद कर सकते हैं कि डिस्पर्सन एक फिक्स पैटर्न में होती है, एक डिसिप्लिनरी मैनर में होती है, बाकी स्कैटरिंग का कोई पैटर्न नहीं है। आप कभी देखोगे ब्लू हो जाती है, कभी स्कैटरिंग का मैंने बताया था जो लाइट आती है उसकी वेवलेंथ और जो पार्टिकल उसके बीच में आता है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर दोनों मैच खा जाते हैं तो लाइट रिफ्लेक्टिंग या स्कैटरिंग हो जाती है, इसी के कारण कोलाइडल पार्टिकल वाला होता है। ठीक है। तो स्काई इज ब्लू ड्यू टू द एब्जॉर्बिशन एंड रिमिशन ऑफ लाइट पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम वायलेट एंड ब्लू स्कैटर्स द मोस्ट। ठीक है। हाँ, ड्रॉपलेट्स इन बिग कंपेयर टू द बिग वेवलेंथ ऑफ हाईलाइट, मैंने बताया था ड्रॉपलेट्स होती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इट स्कैटर्स ऑल वेवलेंथ मोस्ट इक्वली विच कॉम्बाइंस फ्रॉम द क्लाउड्स विच किस व्हाइट कलर। जो आपका क्लाउड्स होते हैं बादल, वो व्हाइट कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स होती है वो हाई, वो सारे कलर को स्कैटर कर देती हैं, और जब 7 कलर स्कैटर मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, व्हाइट कलर। ठीक है। हाँ, ये तो मैंने आपको बताया था, जो आपको पैटर्न बताया था ये वाला, यही बना था ना। वेवग्योर, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी तो स्कैटरिंग सबसे कम होती थी। ब्लैक, ब्लैक तो तब होती है ना जब आपके जो बारिश बारिश के कारण होती है, पानी का होता है क्लाउड्स। हाँ ठीक है, जब आपके जो बादल होते हैं उसमें पानी हो जाता है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। देखो क्लाउड्स ब्लैक क्यों दिखाई देते हैं, कोई भी चीज ब्लैक क्यों दिखाई देती है, कोई भी कलर नहीं, अगर आप अपनी आइज को क्लोज करोगे आपको कोई कलर नहीं दिखता है, तो जब अगर कोई भी कलर नहीं है तब उसको बोलते हैं ब्लैक, और सारे कलर हैं तो उसको मिलते हैं व्हाइट। तो आपने न्यूटन्स की जो डिस्क का एक्सपेरिमेंट देखा था, उस डिस्क पर जो डिस्क थी उस पर 7 कलर थे ऐसे। ठीक है, 7 कलर्स में था तो व्हाइट कलर। अब ब्लैक का कैसे, देखो जब आपकी अगर आप पूछ रहे हो ना व्हाइट ब्लैक, जब आप बोलते हो ब्लैक बालिक बादल होते तो बरसात होती है ना, वो क्यों, क्योंकि जैसे सपोज दैट मैं आपको जैसे ये बादल है, ठीक है, तो यहाँ के जो पानी एकदम से फुल हो जाता है, मतलब ये बहुत बड़ी ड्रॉपलेट्स इस बादल में, पानी की ड्रॉपलेट्स इतनी हो जाती हैं, वो एकदम से मतलब ऐसे इतनी हो जाती हैं कि वो सनलाइट को जाने नहीं देती हैं, बहुत रेयर कम्स में। तो अपने को अब बताओ सनलाइट पास नहीं होगी तो ये देखेंगे कैसे, तो इसलिए आपको ब्लैक 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 दिखाई देता। अपन बोलते हैं ना अरे आज तो बहुत काले बादल हो रहे, बरसात होगी, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर ड्रॉपलेट्स होती है ना वाटर की, उनमें बहुत ज्यादा वाटर से कंडेंस हो जाती है, इसलिए। ठीक है। हाँ, इसको एक बार देखते टिंडल इफेक्ट को। देखो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, वही पार्टिकल, जैसे आपका टिंडल इफेक्ट मिल्क वगैरह में होते हैं कॉलॉइड, क्योंकि पार्टिकल बड़े होते हैं तो वेवलेंथ उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का स्कैटरिंग होता है। फिनोमेना इन विच द पार्टिकल्स इन कॉलॉइड स्कैटर द बीम्स that are directed at them making the path of light visible। जैसे इसका एग्जांपल मैंने बताया था, मिल्क वगैरह होती है उसमें लाइट पास करोगे तो दिख जाएगी, और सिंपल पानी में या पानी में वाटर में शुगर डाल के देखो नहीं दिखेगी, क्योंकि वो ट्रू सॉलिड होता है। आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कॉलॉइड वगैरह के बारे में। ठीक है, तो जो आपको बड़े बड़े जंगल होते हैं उसमें सनलाइट दिखती है, अंधेरे कमरे में अगर एक टॉर्च लाइट डाल दे तो वो एकदम चमकती है, वो टिंडल इफेक्ट के कारण। यस, हाँ, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, कॉर्निया बताई दिया, इसमें रिफ्लेक्शन होता है, इनर प्रोटेक्ट आई को मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन करता है। लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है रेटिना पर। प्यूपिल क्या होती है, लाइट एंटर करती है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बार बार जब तभी आ रहे हैं ये। ऑप्टिकल नर्व ब्रेन की इंफॉर्मेशन को लेके जाती है। आइरिस जो इस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। मायोपिया के बारे में पढ़ाया था, मायोपिया किस में होती है, यंग एज वालों में, दूर का नहीं दिखता है, पावर कम करेंगे कॉनकेव। ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, पावर बढ़ाएंगे सपोर्ट करेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है। हाँ, डिस्पर्सन के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, अब देखो डिस्पर्सन तो पढ़ा दिया, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जब डिस्पर्सन 7 कलर में होता है तो एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दो आप,
तो लास्ट में एक वाइट कलर होता है, और वाइड स्पेक्ट्रम में वही ये 7। स्पीड ऑफ कलर सेम इन वैक्यूम, यस, क्योंकि लाइट क्या होती है, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और वैक्यूम में लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करेगी ना, तो उसका कोई फिनोमिना नहीं होती। वैक्यूम मतलब कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कुछ नहीं है, अपन भी नहीं जी सकते, वैक्यूम में कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो लाइट सबकी वेलोसिटी फिक्स होती है। ये तो वैक्यूम में सब 3.8, इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से याद कर सकते हैं। और CD और DVT में कैसे होता है, क्योंकि CD DVT में क्या होता है, एक होते हैं ट्रैक्स होते हैं, उनसे डिफ्रैक्शन फिनोमिना होती है, उसके कारण ये होता है। आपको अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो, एक बार मैं ये आपका होमवर्क है, हाँ, जो ऑब्जेक्टिव होमवर्क होता है वो आपको क्वेश्चंस होते हैं वो करना होता है, और सब्जेक्टिव होमवर्क आपको होमवर्क नोटबुक में। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट्स को इस सेशन में अपन ने क्या किया था, जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर था उसका एक ब्रीफली रिवाइजेशन किया था। जैसे आपने देखा था, आई के बारे में पढ़ा था अपन ने, डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, स्कैटरिंग पढ़ा था, हाँ, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट्स को डाउट हो तो हैंड रेज कर दीजिए, देन वी विल डिस्कस द डाउट। आप सभी इसके एनसीईआरटी, इस चैप्टर के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन पोर्टल में आपको PDF प्रोवाइडेड है, एक चैप्टर नोट्स की और एक चैप्टर क्वेश्चंस की। बायजूस के आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी है, सारे चीज है, ठीक है। सर यस सर आपने आज इस चैप्टर के नोट्स के और क्वेश्चंस की वीडियो ग्रुप पे भी भेजी थी। हाँ, यस, इसलिए जैसे कुछ किसी कोई एक्सेस अगर पोर्टल से नहीं कर पा रहा होगा तो वो सारा डिस्कस हो, उसमें सारा कुछ जो तुमको स्लाइड में दिया गया है वो पूरा है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। अपनी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें भी पूछ सकते हो, और आपकी डाउट क्लास आएगी उसमें भी आप पूछ सकते हो। यस, हाँ स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द कंटेंट ऑफ द स्लाइड्स ऑफ दिस सेशन। अगर इफ यू हैव ओके, यस, अगर आप स्टूडेंट्स, अगर आप किसी को डाउट नहीं हो तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। सर ऑफलाइन क्लास कब आएगी? अभी ऑफलाइन क्लास का जैसे ही आएगी आपको मैसेज आ जाएगा, और बाकी आपकी ऑनलाइन क्लास 1 घंटे की यहाँ पर चली रही है। बाकी अगर फिर भी जैसे आप चैप्टर पढ़ते हो, कोई डाउट वगैरह आता है तो आप क्लास में पूछ सकते हो। जैसे अभी आप आज आपको ह्यूमन आई वगैरह हो गया क्लियर, आपको इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस और नोट्स वगैरह के PDF पूरे मिल चुका है, अच्छे से पढ़ो उनको, और बाकी जो भी होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्टेड यू ऑल, अगर आपको किसी को भी डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। नितेश, यश, शाबरा, यस, शाबरा, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस, आर यू इन द क्लास? शाबरा, आर यू इन द क्लास? आपको मेरी वॉइस आ रही है? डू यू हैव एनी डाउट्स? स्वरा दावे, आपको मेरी वॉइस आ रही है? स्वरा, आर यू इन द क्लास? स्वरा, आपको मेरी वॉइस आ रही है? स्वरा, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द स्लाइड्स ऑफ दिस सेशन। स्वरा, आर यू इन द क्लास? Okay, there is no response from of students, so I have to end up the session. Okay.